हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपने ईवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। अब हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण की बात करेंगे। इससे पहले मैंने सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस करा दिए विद पेडागोजी। सेकंड हमने अपनी बात कर ली थी मैथमेटिक्स की, उसके हमने 30 करा दिए विद पेडागोजी। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 घंटे पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 घंटे पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए है 1529 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1532 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1540 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1552 किलोमीटर। तो हमारा इसमें देखो क्या हमसे पूछा था कि नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50, ठीक है, यानी कि 4:50 पर नई दिल्ली स्टेशन से चलकर ये 26 नवंबर को 2022 को 12:05 बजे हावड़ा पहुंची। यदि रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1540 किलोमीटर। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि 25 नवंबर 2022 16:50 पर रेलगाड़ी चली दिल्ली से हावड़ा, 26 नवंबर 2022 को 12:05 पर पहुंची। कुल कितना समय लगा? 25/11/2022 को 24 घंटा, 16:50 बराबर 7 घंटा 10 मिनट। ठीक है, और वहीं 26/11/2022 को कितना लगा? 12 घंटा 5 मिनट, यानी कुल समय 7 घंटा 10 मिनट प्लस 12 घंटा 5 मिनट, इस तरह से 19 घंटा 15 मिनट। औसत चाल कितनी थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल चली गई दूरी बराबर कुल समय गुणे औसत चाल, यानी कि 19 सही 15/7 घंटा गुणे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो हम किससे भाग देंगे? तो हमें 60 से भाग देना होगा। इस तरह से 1155/60 गुणे 80 1540 किलोमीटर, कुल दूरी 1540 हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं। आपसे कहा गया है कि आप इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस के टीचर हैं, तो आप अपने बच्चों से कहेंगे कि बच्चों आप अपने आप खुद को रखोगे कि आप कल्पना करेंगे कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और क्या आ गया है? भूकंप। आप सुरक्षा की कौन सी युक्ति का तब अपनाएंगे? पहला कि इमारतों से दूर खुले में रहेंगे, स्टे इन द ओपन अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स। दूसरा है कि निकटतम इमारत में भाग जाएंगे, रन इनटू द नियरेस्ट बिल्डिंग, सबसे पास में जो इमारत होगी वहाँ भाग जाएंगे। थर्ड कह रहा है कि निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे। और फोर्थ कह रहा है कि पार्क से निकलकर भागते हुए सड़क पर जाएंगे। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कि इमारतों से दूर खुले में रहिए। ठीक है, अगर आप कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और अचानक से भूकंप आ गया है, तो आप सबसे अच्छी सुरक्षा को लेकर यही अपनाएंगे कि इमारतों से दूर खुले में रहेंगे, इमारत में नहीं भागेंगे कि इमारत गिरने से आप मर भी सकते हैं। वृक्ष के नीचे नहीं खड़े होंगे, वृक्ष के गिरने से आप मर जाएंगे। पार्क से निकलकर भागते हुए सड़क पर क्यों जाएंगे? तो ऐसे खुले में नहीं जाएंगे। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारे एक्सप्लेनेशन से कि यदि हम उद्यान यानी कि पार्क में है तो भूकंप आ गया है तो हम सुरक्षा के लिए इमारतों से दूर खुले में रहेंगे। ठीक है, शेष विकल्प सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। यदि आप खुली जगह पर हैं तब तक वहाँ रुकें जब तक कि भूकंप के झटके ना रुक जाएं। भूकंप जो होता है उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया गया है उसे कहलाता है वो सिस्मोलॉजी। इसमें भूकंप 3 तरह के कंपन होते हैं। प्राथमिक, जिसे हम पी तरंगे कहते हैं, द्वितीय जिसे हम एस तरंगे कहते हैं, और सतही अथवा इसे हम एल तरंगे कहते हैं। ये आपसे क्या पूछ भी सकता है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिस्मोग्रोजी। ये आपसे पूछ भी सकता है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिस्मोलॉजी। ठीक है, 3 तरह के कंपन होते हैं भूकंप में, 3 तरह के।
प्राथमिक, द्वितीय, सतही। प्राथमिक को पी तरंग कहते हैं, द्वितीय को यस कहते हैं, सतही को यल कहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में 28 अगस्त 2022 को भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन नाम से राष्ट्र को भी समर्पित किया। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नीला, नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी है वर्ली, ऑप्शन सी है कलमकारी और ऑप्शन डी है फुलकारी। तो बताइएगा इसमें से मैं सभी के सभी कहाँ की जाती हैं पेंटिंग? अभी तो आपसे ये पूछ रहा है कि प्राकृतिक रंग जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और जो पुष्पों के वर्णों और पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करनी है तो वो क्या कहलाएगी? इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुबनी। अब बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि मधुबनी कहाँ की जाती है पेंटिंग। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि मधुबनी कला में प्राकृतिक रंग जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्ण और पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना या पेंटिंग बनाना निहित होता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख चित्रकला उनसे संबंधित राज्य हैं, देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मधुबनी जो है ये बिहार में की जाती है, बिहार की कैपिटल है पटना। वर्ली जो है वो महाराष्ट्र में की जाती है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश में की जाती है और फुलकारी जो है ये हरियाणा में की जाती है। ठीक है, मधुबनी बिहार, वर्ली महाराष्ट्र, कलमकारी आंध्र प्रदेश और फुलकारी हरियाणा। फूलों से जो है वो सब हरा भरा हो जाता है तो हरियाणा यानी फुलकारी फूल जो है सब हरे भरे कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे भोज्य पदार्थ का एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है सेब, गन्ना, अदरक, गाजर। ऑप्शन बी है हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ। ऑप्शन सी है पालक, जीरा, आलू और पत्ता गोभी और ऑप्शन डी है सेब, टमाटर, अदरक और खुबानी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरी मटर, जीरा, चना और गेहूँ। ग्रीन पीस, जीरा, चना एंड व्हीट। ऐसे भोज्य पदार्थों को हमें चुनना था जो पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। हरी मटर को, जीरा को, चना और गेहूँ को इन पौधों के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। एक्सप्लेनेशन भी है कि हरी मटर, जीरा, चना और गेहूं को पौधे के समान भाग यानी कि जो बीज है उससे प्राप्त किया जाता है। जैसे कि बैगन, मिर्च, सेब ये फल होते हैं इनके खाने योग्य भाग। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं इनके बीज जो होते हैं। वहीं आलू, अदरक के तना होते हैं और जो मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद ये जड़ें वाले होते हैं। ठीक है, तो आपको याद हो गए कौन कौन से हैं? बैगन, मिर्च, सेब ये फल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ ये बीज, आलू, अदरक के तना और मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद ये जड़ें। नेक्स्ट है कि नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिसमें नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, तो हमें सही क्रम ज्ञात करना है। क्या हो गया था कि ये जो हमें कुछ घटनाएं दी गई हैं इनसे हमारे जल में क्या हो गया, नदी में प्रदूषण है, जल में, नदी के जल में प्रदूषण। तो बताना है सही क्रम क्या था। पहला है कि नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। दूसरा है कि जल में जलीय जीवन जो है, जलीय जीवन वो जीवित नहीं रह सकता है। थर्ड हमारा है कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। और चौथा है कि जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छेड़े गए हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन बी है बी सी डी ए, ऑप्शन ए डी ए बी सी, ऑप्शन डी है डी बी ए सी। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी डी ए बी सी। कैसे? हमारी एक्सप्लेनेशन है कि नदी के जल में अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है जिसका सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले जल में हानिकारक रसायन जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़े गए हैं जिससे नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग कैसा हो गया है, प्रभावित, जिसके कारण जल में जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके कारण सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी कैसी हो गई है, मृत। इसीलिए विकल्प सी के अंतर्गत डी ए बी सी को सही क्रम में रखा गया है। हमारा
समझ में वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या था, इसमें क्रम में रखना था। तो सबसे पहले नदी के जल की गंध थी, फिर अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं, जिसके कारण जल में जलीय जीव जीवित नहीं रह पाए हैं और सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी कैसी हो गई है, मृत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पौधों नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है। ऑप्शन ए है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। ऑप्शन बी है चावल, गेहूं, ओट्स। ऑप्शन सी है आलू, गुलाब, गन्ना। ऑप्शन डी है गेहूं, गन्ना, चावल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइस, व्हीट एंड ओट्स, यानी चावल, गेहूं, ओट्स। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि चावल, गेहूं और ओट्स का प्रबंधन किसके द्वारा होता है, बीजों के द्वारा। एक बीज से एक पौधा और इस पौधों के द्वारा अनेक बीज प्राप्त होते हैं, अर्थात एक पौधे से अनेक पौधे तैयार करने की विधि को हम क्या कहते हैं, प्रवर्धन। प्रवर्धन का दूसरा नाम होता है प्रसारण। बीज के द्वारा प्रवर्धन, जब पौधों से पौधे तैयार किए जाते हैं तो उसे बीज द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली पौधों के अंग होते हैं। इनमें किसी भी अंगों से जो नया पौधा तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो इसमें क्या बातें याद रखनी है कि चावल, गेहूं और ओट्स का प्रवर्धन कैसे होता है, बीजों के द्वारा। जब एक बीज से एक पौधा और इस पौधों के द्वारा अनेक बीज प्राप्त होते हैं तो एक पौधों से अनेक पौधे तैयार करने की विधि को ही प्रवर्धन कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रसारण होता है। बीज द्वारा प्रवर्धन होता है जब बीजों से पौधे तैयार किए जाते हैं उसे बीज के द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, शाखा, कली पौधों के अंग होते हैं। इनमें किसी भी अंग से जो नया पौधा तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहाँ से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं। अच्छा, हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहाँ पीवी सिंधु संबंध रखती हैं। तो एक तरह से आपसे ये पूछ रहा है कि पीवी सिंधु किस राज्य से है और फिर उस राज्य का मुख्य भोजन क्या है। दो क्वेश्चन है। पहला है इडली, चटनी, चावल, सांभर। ऑप्शन बी है रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा। तीसरा है रोटी, सांभर, बांस की करी, मछली करी, फिश करी। ऑप्शन डी है मछली करी, टेपियोका और चावल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इडली, चटनी, चावल और सांभर। ठीक है। हमारा एक्सप्लेनेशन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया था। पीवी सिंधु भारत के आंध्र प्रदेश में है। पीवी सिंधु कौन से राज्य से है, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्य भोजन है इडली, चटनी, चावल और सांभर है, याद रखना। हमें यहाँ पे कुछ स्थान और भोजन के प्रकार दिए हैं। आज हमसे आंध्र प्रदेश पूछा था, बाकी भी पूछ सकता और पूछा भी गया है कई बार सीटेट के एग्जाम में, नीट में, बिहार शिक्षक भर्ती में, यूपी टेट में। तो सारी शिक्षक भर्ती के लिए याद रखना। जैसे कि गोवा की बात करें तो नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में बहुत लोकप्रिय है। आपसे पूछेगा समुद्री मछली कहाँ की है, गोवा के, और किस तेल में पकाई जाती है, नारियल के तेल में। फिर हमारा केरल आ जाता है। केरल में उबले हुए जो टेपियोका को नारियल का उपयोग करके बनाया जाता है। किसी भी करी के साथ केरल में लोकप्रिय रूप से भोजन के तौर पर खाया जाता है। केरल में क्या करते हैं कि नारियल का उपयोग करके उबले हुए टेपियोका को बनाते हैं। फिर करी के साथ केरल में बहुत ज़्यादा भोजन जो है वो फेमस है। फिर हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई गई मछली जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय है। जम्मू कश्मीर में कौन से तेल में पकाई जाती है, सरसों के तेल में, और बहुत ज़्यादा प्रिय है मछली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ए की दो बहनें बी और सी हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी ईवीएस में आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी दे देता है, तो उसको अच्छे से याद करके जाना, अच्छे से मतलब समझ के जाना। ए की दो बहनें हैं बी और सी। ए का डी पति है, बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है। ऑप्शन ए है डी उनके अंकल हैं। ऑप्शन बी है डी उनकी आंटी है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। थर्ड है कि डी उनका कजिन है और फोर्थ है कि डी उनकी बेटी है। तो बताइए क्या है। जैसे कि ए है और इस ए की दो बहनें हैं, तो ठीक है, जो ए की बहनें हैं बी और सी, तो बहनों के लिए हम ऐसे में लगाएंगे, ये दोनों महिलाएं हैं, तीनों की ये मुझे हमें नहीं पता कि ये कहाँ है कि, लेकिन ए की दो बहनें हैं बी और सी, दोनों महिलाएं के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ए का डी पति है, तो ए जो है ए का
डी पति है, तो ए का क्या है, डी जो है वो पति है, तो ऑब्वियसली ये पत्नी हो गई। बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है, ये बी और सी की जो ये पुत्रियां होंगी, बी और सी की पुत्रियां, इनका डी से संबंध पूछा है, डी से पूछा है, तो डी के लिए क्या हो जाएंगे बताओ। डी उनके अंकल हैं, डी उनकी आंटी है, कि डी उनकी कज़न है, कि डी उनकी बेटी है। तो डी उनकी बेटी तो होगी नहीं, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन इस तरह से बन नहीं रहा है, हटा दो। डी उनकी आंटी है, डी तो मेल है ना, तो आंटी हो नहीं सकता। डी उनका कजिन है, तो कजिन तो हो नहीं सकता क्योंकि भाई लग नहीं रहा है, अंकल हो जाएगा। क्यों, जैसे कि ये जो हैं इनके जो है इनकी बहनें हैं दोनों, तो इनकी बहनों की पुत्रियां होंगी, वो इन्हें मौसा जी कहेंगे, मौसा जी को हम अंकल ही कहते हैं, ठीक है। तो ये डी उनके अंकल हैं, ठीक है, डी उनके अंकल है, मतलब मौसा जी हैं उनके, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि महिला का प्रतीक चिन्ह, पुरुष का प्रतीक चिन्ह, पति पत्नी का प्रतीक चिन्ह, और इस तरह से हमारा ब्लड रिलेशन कुछ बना था। तो इसकी जो ये पुत्रियां थी, इसके ये अंकल थे, ठीक है, ये मौसा जी थे, ये वाले इनके मौसा जी थे, ये मौसी जी थी, और ये इनकी माँ थी, और ये इनकी माँ थी। तो इनका इनसे रिश्ता पूछा था, तो इनके लिए क्या हो गए, बता भी रहा है, देखो बी और सी की पुत्रियों का जो है वो डी से अंकल यानी मौसा का संबंध है। अंकल मौसा ही कहते हैं इसे, हिंदी में अंकल ही कहेंगे हम इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है। ऑप्शन ए है सूरजमुखी, ऑप्शन बी है आंख मदार, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी है जेंथियम। तो किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंख मदार, ठीक है। वायु द्वारा फैलने की संभावना आंख मदार की है। एक्सप्लेनेशन भी है कि आंख मदार फैलने की संभावना वायु के द्वारा होती है। आंख के पौधे शुष्क, ऊषर और ऊंची भूमि में प्रायः सर्वत्र देखने को मिलते हैं। इस वनस्पति के विषय में साधारण समाज में भ्रांति फैली हुई है कि आंख का पौधा विषैला होता है तथा ये मनुष्य के लिए घातक है। इसके विपरीत यदि आंख का सेवन उचित मात्रा में योग्य तरीके से अनुविवेक की निगरानी में न किया जाए तो इससे हमें बड़ा ही अनेक रोगों में निगरानी में किया जाए तो अनेक रोगों में इससे बड़ा फायदा होता है। मदार के दूध को आंख में नहीं लगाना चाहिए, इसके लगाने से आंख की दृष्टिता यानी दृष्टि जाने का भी डर रहता है और आदमी कैसा हो सकता है, इसमें आदमी अंधा हो सकता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है, तो गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा। पहला कि एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, रोटी सेकें और गेहूं का आटा बनाएं। गलत, ऐसा तो वो नहीं करते हम लोग। सेकेंड है कि गेहूं का आटा बनाएं, एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, आटे के पेड़े बनाएं और रोटियां सेक लें। थर्ड है कि आटा गूंथें फिर गेहूं को पीसें, नहीं। फोर्थ है कि गेहूं से आटा पीसे, गूथे आटे के पेड़े बनाएं, रोटी सेकें और रोटियां बेलें। रोटियां सीखने बाद कब बेली जाती हैं, नहीं, ये भी गलत है। देखो पहले हम गेहूं का आटा बनाते हैं, फिर एक पात्र में आटा लेते हैं, फिर आटा गूंथते हैं, फिर पेड़े बनाते हैं और पेड़े के बाद उसको बेलने के बाद रोटियां सेक लेते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, सभी लोग जानते होंगे कि हम दुकान से गेहूं लेती हैं और मेरी माँ उसकी रोटियां बनाते हैं। तो सही बनाने की प्रक्रिया होगी कि हम गेहूं के लिए आटा बनाएंगे, फिर पात्र में आटा लेंगे, आटा गूंथेंगे, पेड़े बनाएंगे, रोटियां सेकेंगे, इस तरह से बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऑप्शन ए खाद जैव निम्नकरणीय है, ऑप्शन बी है कि खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, थर्ड है कि खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं और चौथा है कि खाद का बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। पहला है कि ए और बी सही है, दूसरा है ए बी और सी सही है, तीसरा है बी और सी सही है, चौथा है सी और डी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि ए बी और सी सही है, ठीक है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जैसे कि खाद जैव निम्नकरणीय है, खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, जैविक खाद के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है और खाद के उपयोग से भूमि की जो जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ती है। देखो इसने जैविक खेती हेतु प्रमुख जैविक खाद और दवाइयाँ भी दी हैं, जैसे नाडेव, बायोगैस स्लरी, मुर्गी की खाद, वर्मी कंपोस्ट, और हरी खाद ये गोबर की खाद, और जैव उर्वरक इसके लिए पिट कंपोस्ट।
नेक्स्ट कह रहा है कि आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, तो किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे? तो मतलब कॉमनली आपसे यही पूछा है, कॉमन सेंस लगवा के आपको जवाब देना है कि गंगा नदी के किनारे कौन-कौन से शहर बसे हुए हैं, ठीक है? जहाँ आप घूमना चाहते हैं मतलब। ऑप्शन ए है कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। ऑप्शन बी है पटना, हैदराबाद, वाराणसी। ऑप्शन सी है भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग। ऑप्शन डी है दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता, कानपुर और वाराणसी। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि गंगा नदी के किनारे जो स्थान बसे हैं उनमें भ्रमण करना चाहते हैं तो आप कोलकाता, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों पर कर सकते हैं, क्योंकि गंगा नदी जो है वो हिमालय गंगोत्री से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता इन शहरों से होकर गुजरती है, ठीक है। और जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है गेहूं मूसला जड़, दूसरा है धनिया मूसला जड़, तीसरा है गाजर झकड़ा कझड़ और ऑप्शन डी है बांस मूसला जड़। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनिया मूसला जड़। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जो मूसला जड़ के पौधे होते हैं वो होते हैं गाजर, धनिया और मूली। वहीं जो झकड़ा के होते हैं वो होते हैं गेहूं, धान जो। और अब स्थानिक जड़ के होते हैं बरगद और घास, ठीक है, ये याद रखना। हमारे जड़ों के जो कार्य होते हैं क्या होते हैं? जड़ों का प्राथमिक कार्य होता है पौधे जो होते हैं उनको स्थिर बनाए रखना, पानी और जो घुले हुए खनिज है उनका अवशोषण करके उन्हें तने तक पहुंचाना और संरक्षित खाद्य पदार्थों का क्या करना? भंडारण करना। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज जस्ट रिलेटिव्स ऑफ स्नेक, टर्टल्स एंड चैमलन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सर्प, सांप, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? ऑप्शन ए है फ्रॉग मेंढक, ऑप्शन बी है छिपकली, ऑप्शन चमगादड़, ऑप्शन डी है मछली। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छिपकली। हमारी एक्सप्लेनेशन है कि सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट का जो निकटतम संबंधी है वो है छिपकली, क्योंकि सांप, सर्प, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ ये किस में आते हैं? सरीसृप श्रेणी में आते हैं। वहीं हार्पिटोल आजीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहलाता है ये? उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन हार्पिटोलॉजी, ठीक है। और ये सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट ये होते हैं छिपकली के निकटतम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, आगे हमारी एक्सप्लेनेशन है कि सरीसृप वर्ग के जंतुओं के लक्षण क्या होते हैं? इनमें वास्तविक स्थलीय काशेरुकीय जंतु हैं, ये असमतापी जंतु होते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं, श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, कंकाल पूरी तरह से अस्थल होता है, इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं, हृदय समानता त्रिकक्षी होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय कैसा होता है? 4 कक्षी होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पेंगुइन्स, यानी कि निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? ऑप्शन ए है कि उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीरों में बहुत वसा है, दे हैव थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट इन देयर बॉडीज। दूसरा है उनके शरीर जो हैं वो धारा रेखीय हैं। तीसरे हैं वे अपना रंग आसपास का जो वातावरण है उनके अनुसार बदलते हैं। और चौथा है वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे अपना रंग आसपास का जो वातावरण है उसके अनुसार बदलते हैं। एक्सप्लेनेशंस भी है कि पेंगुइन अपना जो रंग है वो आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। ये अभिलाक्षणिक गुण पेंगुइन से संबंधित नहीं है, जबकि पेंगुइन की त्वचा मोटी होती है और उनके शरीर में बहुत वसा पाई जाती है। उनका शरीर धारा रेखीय होते हैं और वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। ये सभी पेंगुइन के क्या हैं? लक्षण हैं। जो ईवीएस है उसकी पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। ये पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा देश से परिचय कराता है। तो हमारी जो पेडागोजी होती है ईवीएस की, वैसे ही पूछती है कि कोई जगह दे देगा, बताएगा उसमें ऐसे ऐसे पूछा जा रहा है उसके बारे में, तो आप कैसे परिचय कराते हैं? तो ऑप्शन ए है तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग और पूर्व समय की व्यवस्थाएं। दूसरा कह रहा है कि
गोलकोंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन। थर्ड है कि युद्ध और शांति के दौरान किलों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन। और फोर्थ है कि स्थलों की पहचान हो किसी मानचित्र को पढ़ने। ऑप्शन ए है ACD, ऑप्शन बी है ABD, ऑप्शन सी है BCD और ऑप्शन डी है ABC। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, C और D। एक्सप्लेनेशंस भी है कि जो बोलती इमारतें हैं ये गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है और ये पाठ विद्यार्थी जो हैं उनको स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा जो तकनीकी अभिकल्पना है, जल का क्या उपयोग है, पूर्व समय की यानी पहले के समय की जो व्यवस्थाएं हैं व युद्ध और शांति के दौरान किलों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन तथा स्थानों की पहचान हो किसी मानचित्र को पढ़ाने से क्या करवाता है, परिचय। गोलकोंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासकों ने करवाया था। कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि बोलती इमारतें जो हैं वे किसके विषय में एक वृत्तांत है, गोलकोंडा किले के विषय में। ठीक है, इसमें जो हमारा है स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा तकनीकी अभिकल्पना, जल का क्या उपयोग है, पूर्व समय की व्यवस्थाएं क्या हैं, युद्ध और शांति के दौरान किलों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन क्या है, स्थानों की पहचान, ये सबसे परिचय कराता है। साथ ही ये 13वीं शताब्दी में काकतीय वंशों ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि EVS पाठ का एक पाठ खत्म हो जाए तो डैश विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है, यानी हमसे एग्जाम्पल पूछा है। पहला है कि लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। सेकंड है कि विभिन्न वाहनों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है, यानी अलग अलग प्रकार के जो वाहन होते हैं उसमें ईंधन भी अलग अलग प्रकार का होता है। थर्ड है विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर भी ज्ञात होती है। फोर्थ है कि कुछ वाहन ट्रैक पर जाते हैं, यानी कि ट्रक जो होता है उस पर दौड़ते हैं, जबकि कुछ सड़कों पर और कुछ हवा में उड़ते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल ईंधनों की दर क्या होती है, ज्ञात होती है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि EVS का एक पाठ खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक सीमित नहीं होता। इसका विस्तृत और अधिक रुचिकर क्या है, परिप्रेक्ष्य। ये हमारा उदाहरण है जैसे कि विद्यार्थी हमारे देश के अलग अलग वर्षों में डीजल और पेट्रोल की क्या दर होती है वो समझ पाते हैं। नेक्स्ट है कि ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। ऑप्शन ए है अंडरस्टैंड समझ, ऑप्शन बी है अप्लाई अनुप्रयोग, ऑप्शन सी है क्रिएट सृजन, ऑप्शन डी एनालाइज विश्लेषण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सृजन, क्रिएट। ठीक है, ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है सृजन। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग सृजन है। बेंजामिन ब्लूम का वर्गीकरण 3 पदानुक्रमित मॉडल का एक समूह है जो कि शैक्षिक अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण जो है उसको संदर्भ को संदर्भित करता है। वर्गीकरण में ब्लूम ने अधिगम के 3 पक्षों की पहचान की जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक जो विकास है वो शामिल है। बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के सिद्धांत में योगदान दिया था। ब्लूम ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई थी और ब्लूम के वर्गीकरण को हम शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि एक EVS शिक्षक एक विशिष्ट कार्यों पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो द्वारा, ऑप्शन बी है उपकरणात्मक रिकॉर्ड के द्वारा, ऑप्शन सी है रूब्रिक द्वारा, ऑप्शन डी है संचयी रिकॉर्ड द्वारा। से आएगा ऑप्शन सी रूब्रिक के द्वारा। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि रूब्रिक द्वारा एक EVS शिक्षक जो है वो हमारे विशिष्ट कार्यों पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो मानदंड हैं उनका व्यापक समूह का उपयोग करता है। रूब्रिक जो आकलन एक ऐसा रूप है जो छात्रों के कार्य के जितने भी पहलू हैं यानी कि सभी पहलुओं को जो है उसका लिखित,
मौखिक और दृश्य प्रदर्शन मानकों को स्पष्ट रूप से पहचानता है। इसका उपयोग दत्त कार्य, कक्षा में भागीदारी और कुल ग्रेड के लिए हम करते हैं। एक पोर्टफोलियो मूर्त कार्य नमूनों का एक बहुमुखी और अनुकरणीय संग्रह है जो समय के साथ बच्चे के सीखने के कई पहलू हैं उनको दर्शाता है। एक ईवीएस शिक्षक न केवल सर्वश्रेष्ठ बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों और गतिविधियों को समय के साथ एकत्र करने के लिए एक मूल्यांकन का उपयोग करता है। पोर्टफोलियो का उपयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है आयशा, एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। तो इस क्रियाकलाप में भी कौन से कौशलों को प्रोत्साहित कर रही है, यानी कि आयशा है। आयशा की जगह पे आप खुद को रखिए। कक्षा 5 के आप क्लास टीचर हैं, और नहीं, कक्षा 5 के आप ईवीएस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के टीचर हैं, ठीक है। और आपने ग्रामीण यानी गाँव के और शहरी यानी शहरों के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो घर होते हैं उनमें कई सारी हम सामग्री प्रयोग करते हैं, उनमें अंतर करने को कहा है। तो आप किस कौशल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं? ऑप्शन ए है अवलोकन, मापन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन बी है चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। थर्ड है अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन व वर्गीकरण। और फोर्थ है हमारा अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना और संप्रेषण करना। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम इसमें अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना और संप्रेषण करना हम शामिल कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशंस भी है कि आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस की शिक्षिका है। वे अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण, गांव के और शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई जो सामग्री है उसके प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कह रही है। तो इस क्रियाकलाप में शिक्षिका अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना और संप्रेषण जैसे कौशलों को प्रोत्साहित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज के शिक्षण अधिगम का बाह्य उपागम जो संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वे है द अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस दैट यूजेस बोथ कंसेप्चुअल एंड प्रोसेस अप्रोचेज। ऑप्शन ए है सहयोगात्मक उपागम, कोलैबोरेटिव अप्रोच। ऑप्शन बी है समाकलित उपागम, इंटीग्रेटेड अप्रोच। ऑप्शन सी है क्रियाकलाप उपागम, एक्टिविटी अप्रोच। ऑप्शन डी है व्याख्यान संग प्रदर्शन, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी कि समाकलित उपागम, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि समाकलित उपागम ईवीएस के शिक्षण अधिगम का बाह्य उपागम होता है जो संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम दोनों का क्या करता है? उपयोग। शिक्षण की इस प्रणाली को ही हम उपागम कहते हैं, यानी कि जो संप्रत्ययी और प्रक्रिया दोनों उपागम का यूज करे उसे हम कहते हैं शिक्षण की प्रणाली को उपागम, ठीक है। इस उपागम को अंग्रेजी में हम अप्रोच कहते हैं। यदि इसे दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ सीखने का तरीका जो सीखने वालों की मदद करने के लिए कक्षा की गतिविधियों, तकनीकों का उपयोग करता है, वह उपागम की श्रेणी में आता है। इसका निकलता है कि उपागम में बताती है कि कैसे पढ़ाएं। नेक्स्ट है कि रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वे विभिन्न बीजों को छू कर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब वह बीजों को पहचानने एवं उनका नाम बताने को कहती है। वे शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है? ऑप्शन ए है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन बी है सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। ऑप्शन सी है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। और ऑप्शन डी है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदर्शन। क्योंकि रमा क्या कर रही है कि अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बना रही है। इसके लिए वो जो बीज है उनको छूकर भी उन्हें महसूस करा रही है, इसीलिए जो है ये प्रदर्शन विधि है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वे विभिन्न बीजों को
छू कर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब वे बीजों को पहचानने और उनका नाम बताने को कहती है। इसलिए वो प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर रही है। प्रदर्शन विधि में जो अध्यापक होता है वो उस पाठ विषय की व्याख्या करने के साथ साथ उससे संबंधित जो प्रयोग है उसको करके छात्रों को भी दिखाता है। किसी वस्तु के बारे में पढ़ाने पर उस वस्तु को प्रदर्शित करके उस वस्तु की रचना और कार्यप्रणाली का वास्तविक ज्ञान कराता है। इस प्रयोगशाला विधि के जनक जो थे वो डेवी जॉन मॉरविल थे, जो अमेरिका के महान दार्शनिक और शिक्षक भी थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कि टीना एक ईवीएस शिक्षिका है जो कि विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। तो टीना का कथन कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन ए है कि जांच सूचियों का प्रयोग आसान है। ऑप्शन बी है जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है जांच सूचियां छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती हैं। और ऑप्शन डी है कि उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूची की व्याख्या करना आसान है। से आंसर हमारा ऑप्शन डी ही हो जाएगा कि उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूची की व्याख्या करना कैसा होता है? आसान। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। टीना का कथन है कि उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जो जांच सूची है इनकी व्याख्या करना आसान है। आकलन उपकरण एक विशेष क्षेत्र में एक विद्यार्थी की अकादमिक क्षमताओं, प्रवाह और कौशल को क्या करता है? निर्धारित करने के लिए तकनीकें होती हैं। साथ ही साथ उस विशेष क्षेत्र में अकादमिक दक्षता की दिशा में उनकी प्रगति भी होती है। नेक्स्ट है कि यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों से यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना। ऑप्शन बी है कि विद्यार्थियों से आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना। ऑप्शन सी है कि यात्रा तथा टिकटों के प्रकार पर शिक्षिका द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना। और ऑप्शन डी है कि शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। से आंसर हमारा यही सही है क्योंकि शिक्षिका तथा जो विद्यार्थी होते हैं वो मिलकर सुनते हैं और यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में क्या देते हैं? प्रतिक्रिया देते हैं। एक्सप्लेनेशंस भी है कि यात्रा का जो विषय है वो पढ़ाते समय शिक्षिका और विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं और यात्रा संबंधी अपने जो अनुभव हैं उनके संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। ये उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का होता है। परस्पर संवादात्मक शिक्षण निर्देश देने का एक साधन होता है जिसके द्वारा शिक्षक नियमित रूप से शिक्षक छात्र की बातचीत, छात्र छात्र की बातचीत, श्रव्य दृश्य के उपयोग और हाथों के प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों को उनकी अध्ययन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करते हैं। छात्रों को लगातार सक्रिय प्रतिभागी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और ज़्यादातर समय संवाद जो होता है वो निम्न माध्यम से होता है, जैसे कि शिक्षक छात्र की बातचीत, छात्र छात्र की बातचीत, श्रव्य दृश्य वीडियो का उपयोग और व्यवहारिक प्रदर्शन और अभ्यास। नेक्स्ट है कि मिली एक 6 वर्षीय बालिका है जो अपनी चीज़ें जैसे कि क्लेडो, किताबें, वर्कशीट्स, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी सहयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। तो मिली के अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? मतलब आपको एक ऐसा बच्चा मिला है जो अपनी चीज़ें किसी के साथ साझा नहीं करता, लेकिन आपको क्या करना है? उसे बाकी चीज़ें बच्चों के साथ साझा करवानी है। तो आप हैं क्या करेंगे उसकी जगह पे, मिली के अध्यापिका की जगह पे? पहला है कि मिली को समझाएंगे कि वे अपनी वस्तुएं दूसरों के साथ साझा कर ले। समझाने से तो बच्चे मानते ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है कि अन्य सभी छात्रों को समझाएंगे कि मिली के स्वतात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करें। थर्ड है कि उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर उसके व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे। और चौथा है कि मिली के व्यवहार के समाजीकरण को बढ़ाने के लिए हम विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगे। तो यही ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक्सप्लेनेशंस भी है कि
की अध्यापिका के रूप में हम मिली के व्यवहार के सामाजिकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगे। सामाजिक प्रभाव एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें एक या कई विषय दूसरों के व्यवहार को इफेक्ट करते हैं। इस प्रक्रिया में अनुनय, सामाजिक अनुरूपता, सामाजिक स्वीकृति और सामाजिक यज्ञकारिता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है? पहला है कि कहानी, कविताएं, कथा, असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना, जिससे विविध कक्षाओं की ज़रूरतें जो है वो पूरी हो सकें। सेकेंड है कि पाठों को सरल और मानक भाषा में प्रस्तुत किया जाए। थर्ड है कि संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा और शब्दावली का प्रयोग किया जाए। और फोर्थ है कि ईवीएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर के मानकीकृत आकलन हो। ऑप्शन ए है ए एंड सी, ऑप्शन बी है ए एंड बी, ऑप्शन सी है बी एंड डी, ऑप्शन सी है ए बी सी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का शिक्षण अधिगम रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है, जो इस तरह से हैं कि कहानी, कविताएं तथा असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना, जिससे कि विविध कक्षाओं की जो ज़रूरतें होती हैं वो क्या हो सके पूरी। साथ ही संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा और शब्दावली का भी प्रयोग किया जाए। इस प्रकार विकल्प ए के अंतर्गत दिए गए कथनों में से ए और सी सही हैं। ईवीएस प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत विषय क्षेत्र है जो विज्ञान, भौतिक, रासायनिक और जैविक, सामाजिक अध्ययन जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र आदि और पर्यावरण शिक्षण से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट अप्रोच टू टीच ईवीएस, यानी कि निम्नलिखित में से ईवीएस के शिक्षण के लिए कौन सा उपयुक्त उपागम नहीं है? पहला है रोल प्ले, भूमिका निभाना। दूसरा है सर्वे, सर्वेक्षण। तीसरा है फील्ड ट्रिप्स, क्षेत्र भ्रमण। और चौथा है कि शिक्षकों द्वारा शिक्षण निर्देशन। और पांचवा है संवादात्मक शिक्षण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, शिक्षकों द्वारा शिक्षण निर्देशन ये उपागम सही नहीं है, जबकि भूमिका निभाएं, सर्वेक्षण करें, क्षेत्र भ्रमण करें, संवादात्मक शिक्षण ये सारे सही हैं। लेकिन ऑप्शन ए हमारा गलत है और गलत ही हमसे पूछा था। एक्सप्लेनेशंस भी है कि ईवीएस अधिगम को शिक्षार्थियों की चिंतन क्षमता के अनुसार तार्किक रूप से तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कई अवधारणाएं शामिल होती हैं और यदि गलत उपागम का पालन किया जाता है तो वे एक दूसरे के साथ परस्पर व्याप्त हो सकते हैं। ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम निम्न हैं, जैसे कि भूमिका निभाना, सर्वेक्षण उपागम, क्षेत्र भ्रमण उपागम, संवादात्मक शिक्षण उपागम, वास्तविक जीवन आधारित उपागम, अनुभव आधारित उपागम। ये शिक्षकों के लिए शिक्षकों द्वारा शिक्षण निर्देशन उपयुक्त उपागम नहीं है। नेक्स्ट है, सीना दृष्टिबाधित है, यानी सीना को अच्छे से दिखाई नहीं देता, देखने में प्रॉब्लम है उसे। तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं तथा सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, तो आप क्या करेंगी? ऑप्शन ए कि उसके अभिभावकों से कहेंगी कि उसे मना करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उसके लिए जोखिम हो सकता है। दूसरा है कि उसके अभिभावकों को सलाह देंगी कि वे उसे जाने की अनुमति दे दें। थर्ड है कि उसकी सबसे अच्छी मित्र को जिम्मेदारी सौंपेंगी कि वे उसकी यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। और ऑप्शन डी है कि विद्यार्थियों के समूह बनाएंगी और प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपेंगी। तो इसमें ऑप्शन ए है कि सी और डी सही है, ऑप्शन बी है कि ए और सी सही है, ऑप्शन सी है कि बी सही है और ऑप्शन डी है कि ए सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि सी और डी हमारा ऑप्शन सही है। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि सीना दृष्टि बाधित है
और ईवीएस की कक्षाओं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही है और अगर सीना भी जाना चाहती है तो इसके लिए एक शिक्षक होने के नाते वो क्या करेगी कि उसके सबसे अच्छे मित्र को जिम्मेदारी दे देगी कि यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखें। साथ ही 6 विद्यार्थियों का एक समूह भी बना देगी और उस समूह को यात्रा से संबंधित जिम्मेदारियां सौंप देगी। ब्रेल 6 उभरी बिंदु पर आधारित एक स्पर्शरी लिपि होती है। ब्रेल लेखन कार्य दाएं से बाएं होता है जबकि पठन बाएं से दाएं होता है। ब्रेल प्रशिक्षण के दौरान दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ने में क्या मिलती है? सहायता। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है? ऑप्शन ए है ऑब्जर्वेशन अवलोकन, ऑप्शन बी है डिस्कशन चर्चा करना, ऑप्शन सी है साथ मिलकर काम करना सिखाना शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर, ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंट प्रयोग। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साथ मिलकर काम करना सिखाना। एक्सप्लेनेशन है कि साथ मिलकर काम करना सीखना ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है। आकलन छात्र अधिगम पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटकों में से एक होती है। नेक्स्ट हमारा है कि ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब आप अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रही हैं? ऑप्शन ए है सुनने का कौशल, ऑप्शन बी है प्रदर्शन, ऑप्शन सी है विवेचना और ऑप्शन डी है समालोचनात्मक। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रदर्शन। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा अन्वेषी प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब कि वह अपने प्रदर्शन कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है, जबकि बालक अपने सुनने के कौशल, विवेचना कौशल और समालोचनात्मक कौशल जो होते हैं उसको बेहतर कर रहे हैं। प्रश्न कौशल की परिस्थितियों, वस्तुओं, अवधारणाओं और विचारों से प्रश्नों को तैयार करने और जवाब देने के संदर्भित करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।